आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का पुनः एक बार आज के दिन इस स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत स्वीकार करें। शालिनी मित्तल का नमस्कार। और श्रोताओं, आज का एपिसोड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज की तरफ इशारा करने के लिए या आपकी अवेयरनेस के लिए हमने रखा है, क्योंकि आज ये स्पेशल डे है, स्पेशल मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे। क्या होती है ये बीमारी और क्यों उसको आज मनाया जाता है? मनाया मेरा मतलब कहने का यह है कि इसको क्यों हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब हम डेज ऑब्जर्व करते हैं श्रोताओं, तो उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि हम आपको अवेयर करें उस डिजीज के बारे में, कैसे उससे निपटा जाए, कैसे उसके सिम्टम्स को पहचाना जाए और पहचान कर कितनी जल्दी कोशिश कर उस डॉक्टर से मिला जाए, एक स्पेशलिस्ट से मिला जाए और उसका निदान किया जाए। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में एक नहीं दो रेडियो डॉक्टर हैं। तो आपका तारुफ कराती हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर R.K. धमीजा। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं इब्हास के। तो बहुत बहुत स्वागत है धमीजा सर आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर। हमारे दूसरे रेडियो डॉक्टर हैं आज डॉक्टर S.K. महेश्वरी। आप प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग में इब्हास में। तो आपका भी डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के FM के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपके सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आपका बहुत दोनों का धन्यवाद कि समय निकाला है आपने और इस विशेष कार्यक्रम में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि एक ऐसी बीमारी है डॉक्टर साहब जिसके बारे में बहुत सारे हमारे श्रोता नहीं जानते हैं, तो इस विषय पर आज हम उनसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनकी समस्याओं का यहाँ समाधान कर पाएं। हमारे श्रोता दूर दराज से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, फोन के माध्यम से एज वेल एज व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हम बता दें अपने श्रोताओं को कि समय शुरू हो चुका है, आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है। बस आप जुड़ जाइए अपनी समस्याओं के साथ। हमारे फोन नंबर्स हैं 23421080, 23421082। और अगर आप दिल्ली से बाहर से हमें डायल कर रहे हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, 011 लगाकर ये नंबर लगाइए, तो आप सीधे हमारे डॉक्टर्स से जुड़ेंगे, आप उनसे बात कर पाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें लिखना चाहते हैं तो लिखिए अपना संदेश 9868107070 पर। तो शुरुआत करेंगे, हम सबसे पहले यही जानेंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये किस तरह की बीमारी होती है डॉक्टर साहब। डॉक्टर धमीजा आपसे बात करेंगे पहले। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है एक ब्रेन की बीमारी है, और ब्रेन के जैसे हम कहते हैं कि दो हिस्से होते हैं, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये इसकी बीमारी है और ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। तो ये ज़्यादातर हम देखते हैं कि यंग लोगों में है, यंग लड़कियों में ज़्यादा है, 20 से 30 वर्ष की आयु में। और ये क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है और क्रिपलिंग डिजीज़ है, तो इसके बारे में जागरूकता पैदा करना, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और इसी संदर्भ में जो है आज हम विश्व में मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे मना रहे हैं, ताकि हम अपने लोगों को, जनता को जागरूक कर सकें कि इस बीमारी के बारे में, इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज कितना संभव है, और इसके लिए हम कैसे परिवार के लिए भी और मरीज के लिए भी हम इसको कैसे हैंडल करें। तो ये बेसिकली अगर मैं आपको सरल भाषा में आपके श्रोताओं को बताऊं तो ये जैसे एक नक्सलाइट प्रॉब्लम होती है कि लोग अपने लोगों को ही नहीं पहचान पाते और उन्हीं के दुश्मन बनते हैं, तो ऐसे ही हमारे सेल्स भी जो हैं वो अपने खुद के सेल्स को नहीं पहचान पाते हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं या उनके खिलाफ जो है खतरा पैदा करते हैं और वो सेल्स धीरे धीरे मरते हैं। तो इसलिए ये बीमारी जो है पैदा होती है। और इसकी खास ये है कि डीमाइलिनेटिंग डिजीज है। जो हमारे सेल्स हैं ब्रेन के, उसके चारों तरफ कवरिंग जो है माइलिन की, वो माइलिन गल जाती है। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आती होंगी, बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। जी। तो पूरे कार्यक्रम में हम इसको पूरी तरह से जानना चाहेंगे कि इसमें जो बीमारी है क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से इसको पहचान किया जाता है, उपचार किया जाता है। पर आपने जो एक बात बोली वो मैं पहले पूछना चाहूंगी कि ये यंग लोगों को ज्यादा होती है और लड़कियों को ज्यादा होती है, तो कोई खास कारण है इसका? इसका विशेष कारण तो नहीं है, लेकिन ये एक पूरे विश्व में जो हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करते हैं और उसमें हमें पता लगता है कि कौन सा वर्ग जो है इससे ज़्यादा प्रभावित है और मेल फीमेल रेशियो क्या है। तो इसमें मेल फीमेल रेशियो में फीमेल्स में ज़्यादा है और वो भी यंग एज में ज़्यादा है। और पहले ये कहा जाता था कि भारत में ये बीमारी कम होती है और ज़्यादातर जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका है
या जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें ज़्यादा होती है। पर आजकल हम देख रहे हैं कि भारत में भी उतनी ही बीमारी है, उतने ही लोगों को हो रही है। और ज़्यादा जैसे जैसे पता लगता है बीमारी का डायग्नोसिस ज़्यादा बनती है तो पता लगता है कि बहुत लोगों में ये है, और ये इम्पॉर्टेंट है जल्दी से जल्दी इसकी डायग्नोसिस करना, उसका पहचानना इसको, और फिर जो है इलाज करना। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और जैसा आपने कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि उतनी पहचान, उतनी अवेयरनेस शायद पहले नहीं होगी, और ये हमारे कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि हम सब तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं और जल्द से जल्द लोग इन सिम्टम्स को पहचानें और पहुंचे डॉक्टर के पास। बिल्कुल, मैं तो आपको बल्कि आकाशवाणी को ये बधाई देना चाहता हूं कि ये जो जागरूकता अभियान आपने शुरू किया हुआ है रेडियो डॉक्टर के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना केवल मल्टीपल स्क्लेरोसिस बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपने हेल्थ एजुकेशन जो आपने ये बीड़ा उठाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लोगों में जागरूकता है, लोग पहचानते हैं और अप्रोप्रिएटली जो है उसके ऊपर एक्शन लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये जो हमारे कार्यक्रम की तारीफ के शब्द कहे, और बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा उद्देश्य यही है, लोगों को मेडिकली अवेयर करें, मेडिकली एजुकेट करें, और इसमें आप हमें धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हम आप जैसे डॉक्टर्स का धन्यवाद देंगे। इस मंच के माध्यम से ही बोलना चाहूंगी सभी श्रोताओं को, डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं। हमारे सारे ही जो डॉक्टर्स यहाँ पर रेडियो डॉक्टर में आते हैं वो अत्यंत बिजी होते हैं, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल रिप्यूट के हमारे डॉक्टर्स होते हैं, एक एक मिनट कीमती होता है, लेकिन वो समय निकालते हैं और यहाँ आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। तो हम यूं ही आपकी खैरियत पूछते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमें फोन करिए, मैसेज करिए, हमारे कार्यक्रम को सुनिए। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और आज का हमारा विषय केंद्रित रहेगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज, जिसको MS भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो अगर आप हमें प्रश्न भेजना चाहें, आप हमें फोन के माध्यम से रिंग कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर R.K. धमीजा, न्यूरोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, न्यू दिल्ली, और साथ में हमारे दूसरे रेडियो डॉक्टर डॉक्टर S.K. महेश्वरी, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज, न्यू दिल्ली। तो एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगी डॉक्टर महेश्वरी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, MS के सिम्टम्स, जिसको देखकर इमीडिएटली पता चल जाए हमारे जितने लिसनर्स हैं कि हाँ इस तरह की बीमारी है उन्हें। शालिनी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि हम जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के मरीज को कैसे पहचाने, या उनके अंदर ऐसे क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिनको वो समझ के किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सके। जी जी। चूंकि ये एक बहुत ही वेरिंग डिजीज है, इसका कहने का मतलब ये है कि इसके जो सिम्टम्स है ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो दिमाग या जो मेरुरज्जु है उसका कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है डिमाइलेशन के कारण, ठीक है, या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के कौन से हिस्से में प्लेक्स बने। तो ये सिम्टम्स जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। लेकिन अगर हम फिर भी सामान्य लक्षणों की बात करें इस बीमारी के, तो इसके अंदर जो है हाथ पैरों में झंझनाहट, सूनापन, जलन वाला सेंसेशन, ये कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा आंखों के अंदर डिप्लोपिया, जिसमें दो चीजें दिखाई देती है, धुंधला दिखाई देना। अच्छा, आंखों पे असर करती है? हाँ, आंखों पे भी असर पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्टिक नर्व है, जो आंखों को जो तंत्रिका जाती है, उसको भी नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो कई मरीज तो ऐसे होते हैं जिनमें आंखों के सिम्टम्स पहले आते हैं और दूसरे सिम्टम्स बाद में आते हैं। तो ये कुछ अर्ली सिम्टम्स है जिसके हम पहचान सकते हैं, लेकिन हम इन सिम्टम्स को, इन लक्षणों को सामान्यतः ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बीमारी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। उसके बाद आती है स्पास्टिसिटी, मतलब शरीर में अकड़न आना। अकड़न मसल्स के अंदर जो हमारी मांसपेशियां वो जकड़ती है, और उसके कारण धीरे धीरे जॉइंट्स में भी अकड़न आना शुरू हो जाती है। इसके साथ आता है चलने फिरने में दिक्कत आना। चलने फिरने में दिक्कत आना, पेशेंट चलते चलते झूलने लग जाएगा और या गिर जाएगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है इस बीमारी का, वो है बहुत जल्दी थकान आ जाना। अच्छा। तो ये जो मरीज होते हैं ये ज्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकते और बहुत जल्दी थकान आ जाती है। लेकिन मैं एक बहुत जरूरी बात बताऊंगा कि ये जो बीमारी का नेचर है, जो ज्यादातर करीब 80% जो केसेस है इस बीमारी के, वो रिलैप्सिंग और रेमिटिंग टाइप के होते हैं। मतलब कि पेशेंट जो मरीज है हमारा, वो हो सकता है कि रिलैप्स कंडीशन में हो। रिलैप्स का मतलब वो है कि उस समय उसके जो लक्षण है वो विजिबल हो, दिख रहे हो। और रेमिटिंग का मतलब ये कि उस समय उसके सिम्टम्स सबसाइड हो गए हो। अच्छा। तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मैं बीच में ठीक हो गया, फिर पेशेंट को ऐसे लगेगा कि मैं वापस बीमार हो गया।
जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर जुड़े हैं। पहले सर उनसे पूछ लें उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो जी, शालिनी मैम को बेहद सही नमस्कार। जी नमस्कार। दोनों डॉक्टर साहिबान को भी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, अब मैं अपने सवाल पे आता हूँ। हाँ पहले तो ये जो बीमारी है इसको हिंदी में क्या कहेंगे, जरा इसको बताएं। जी, इसको और मैं भी जानना चाहूंगी, जोड़ना चाहूंगी कि स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे और स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसा हिंदी में कोई विशेष अलग से नाम नहीं है। मल्टीपल इसको इसलिए कहा जाता है कि मल्टीपल अटैक्स आते हैं इसके। एक अटैक आया फिर आप ठीक हो गए, फिर दूसरा अटैक आया फिर ठीक हो गए। स्क्लेरोसिस तो नर्व्स की जो प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, उसको हम स्क्लेरोसिस बोल सकते हैं कि थिकनिंग है या इस वजह से जो डैमेज हुआ है उसको है। लेकिन जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि इसके लक्षण क्या हैं, तो लक्षण में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अगर किसी यंग पेशेंट को आँख की नज़र एकदम कमज़ोर हो जाए या बैलेंस में प्रॉब्लम हो जाए, चलने में दिक्कत हो जाए, या एक हिस्सा काम करना बंद जाए या सुन्न हो जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 लक्षण जो हैं ये हर एक पेशेंट में कभी ना कभी आते हैं और ये मल्टीपल अटैक्स में आते हैं। एक अटैक आया फिर ठीक हो गए, फिर अटैक आया फिर ठीक हो गए, और ये कुछ समय बाद ये डिसेबिलिटी बढ़ती जाती है। जी, तो ये इसलिए मल्टीपल अटैक्स, मल्टीपल रिलैप्सेज और फिर प्रोग्रेसिव हो जाती है। जी जी। तो मुझे जहां तक समझ आ रहा है, हमारी जो श्रोता है ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि क्या होता है बीमारी में आपने जो लक्षण बताए मल्टीपल तरह के इसमें लक्षण होते हैं, पर इस नाम से बहुत लोग वाकिफ नहीं है। तो क्या इसको कुछ और भी कहा जाता है क्या आम भाषा में? वो ये जानना आम भाषा में एमएसई कहा जाता है। एमएसई कहा जाता है, तो इसको एमएसई कहा जाता है। और अगर आपको इस बीमारी के बारे में नहीं पता है तो जरूर आपने सही जगह ट्यून किया है। आज हम इसी बीमारी पे बात कर रहे हैं और इसके लक्षणों की और इसके सिम्टम्स, इसकी ट्रीटमेंट, ये सारी बातें हम आज डॉक्टर साहब से करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर आर.के. धमेजा और डॉक्टर एस.के. महेश्वरी हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेजेस भी आ गए हैं। ये पहला मैसेज हमें भेजा है परिधि ने, दिल्ली में रहती हैं। पहला क्वेश्चन तो इनका यही है कि इसके अर्ली सिम्टम्स क्या हैं, जो आपने बता दिया है, पर इनके अन्य 2 क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट हैं। इज देयर एनी टेस्ट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्क्लेरोसिस? और दूसरा क्वेश्चन है, इज देयर एनी टेस्ट टू नो अबाउट द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस डिजीज इन एनीवन? तो क्या पहले से कोई टेस्ट कराया जा सकता है जिससे ये पता चले कि इस तरह आदमी इसको हो सकता है, ऐसे कोई इंडिकेशंस? अगर ये इसके लक्षण जैसे मैंने आपको बताए हैं कि आंखों की रोशनी चली गई और वो फिर पर्टिकुलरली जब आंख मूव करते हैं, आप आंख इधर से उधर घूम देखते हैं, तो उस टाइम पे पेन भी होती है और नज़र भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो होता 15-20 दिन बाद ठीक भी हो जाती है, महीने बाद ठीक हो सकती है ये। और ये जो लॉस है विजन का और फिर ठीक हो जाना, एक अटैक बोलते हैं। अगर आंख की प्रॉब्लम है या फिर किसी टाइप की वीकनेस हो गई है, पैरालिसिस हो गई है, तो फिर हम एमआरआई ब्रेन कराते हैं। एमआरआई से पता लगता है कि आपके मस्तिष्क में, ब्रेन के अंदर इस बीमारी के जो चेंजेस हैं, जो प्लाक्स हैं वाइट कलर के, वो आए हैं कि नहीं आए। अगर आंख की है तो आंख के और भी टेस्ट हैं जिसको हम वीईपी बोलते हैं, विजुअल इवोक पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी से पानी निकालते हैं जिसको हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीएस बोलते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसमें प्रोटीन कितने हैं, सेल हैं कि नहीं है, और उसमें आईजीजी इंडेक्स क्या है, ओलिगोक्लोनल बैंड्स हैं। ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको डॉक्टर जो है लिख के देता है। तो ब्लड के टेस्ट भी कुछ हैं जो रूल आउट करते हैं कि और बीमारी तो नहीं है, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी और बहुत सारी बीमारियां हैं। अच्छा। हम उनको भी रूल आउट करते हैं जिसमें सिमिलर सिम्टम्स हैं। तो वो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, मार्कर्स हैं। और ज़्यादातर जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो एमआरआई है, और आंख के लिए वीईपी टेस्ट है, और साथ में सीएसएफ जो है उसकी स्टडीज हैं। और ये सब तीनों टेस्ट जो हैं, अगर लक्षण सुजेस्टिव हैं, लगता है कि इस पेशेंट को एमएस हो सकता है और उस उम्र में है और वैसे सिम्टम हैं, तो वो टेस्ट कराते हैं कंफर्म करने के। कंफर्म तो जब कंफर्म हो जाता है, डॉक्टर महेश्वरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक बार कंफर्म हो गया कि ये एमएस का पेशेंट है, तो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं सिम्टम्स उनके? देखिए शालिनी जी, जो इसके लक्षणों को मैनेज करने के जो इनिशियल स्टेजेस है, उस समय डिपेंड्स करता है कि उसके कौन से लक्षण आ रहे हैं मरीज के। जैसे मैंने पहले बोला था कि इसके जो लक्षण है बहुत ही वेरी करते हैं मरीज से मरीज के अंदर, क्योंकि लक्षण डिपेंड करते हैं कि उसके प्लेक या जो दिमाग या जो मेरुरज्जु उसमें घाव कहाँ बना। तो इसका सारा का सारा जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है लक्षणों के ऊपर। जैसे हम बात करें, अगर आंख के लक्षण है तो हमें ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अलोंग विद न्यूरोलॉजिस्ट, उनके साथ हमें आई एग्जामिनेशन करके उसके हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। और
अगर मोटर कोऑर्डिनेशन है, चलने फिरने की दिक्कत आ रही है तो या स्पास्टिसिटी है, तो हमारे पास अलग अलग दवाइयाँ मौजूद है। वो दवाइयाँ इनिशियल स्टेज में हमें मेडिसिन ही देनी पड़ती है ताकि पेशेंट को दर्द भी कम हो और उसकी जो ये शरीर की अकड़न है, मोटर कोऑर्डिनेशन है, ये भी हम मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर थमीजा, इसमें दो तरीके के इलाज हैं। एक तो जब आपको अटैक हुआ तो उस अटैक में एक्यूट प्रॉब्लम जो है उसके लिए हम दवाई देते हैं, जिनको स्टीरॉइड्स हम ज्यादातर बोलते हैं, तो वो देते हैं। और दूसरी दवाइयां वो हैं जो प्रिवेंटिव हैं, ताकि आपको अटैक ही ना हो, वो इन बिटवीन द अटैक्स भी देते हैं और चलती रहती हैं दवाइयां। बहुत सारे आजकल नई दवाइयां आई हैं, पहले इंजेक्शन से आजकल टेबलेट्स आ गई हैं। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो रोज लेनी पड़ती हैं, कुछ दवाइयां ऐसी भी हैं जो 6 महीने में एक इंजेक्शन लगाते हैं हम। तो प्रिवेंटिव दवाइयां अलग हैं और एक्यूट स्टेज में जो दवाइयां हैं वो ज्यादातर स्टीरॉयड हम देते हैं, वो अलग हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जी। तो आपकी बात से जो मुझे समझ में आता है डॉक्टर साहब कि इसकी जो दवाइयां हैं वो काफी लंबे समय तक चलती हैं। बिल्कुल, प्रिवेंटिव दवाइयां तो बहुत लंबे समय तक चलती हैं ताकि जो अटैक्स हैं वो ना आए। अटैक्स को बचाने के लिए हम देते हैं। अटैक अगर आ जाता है तो फिर हम उसको अटैक को ट्रीट करते हैं, लेकिन अटैक के बीच में जो है बिना उसके कि ताकि अटैक आने ही ना पाए, उसके लिए आजकल बहुत सारी हमारे पास दवाइयां हैं और बहुत सक्सेसफुल हुई हैं। और ये सब पिछले 20 से 25 साल के बीच में आई हैं और बहुत एडवांसेज अभी भी चल रही हैं। बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है एमएस में, और आज की ट्रीटमेंट में और 20 साल पहले की ट्रीटमेंट में बहुत अंतर है। जी। तो इसको जैसे आपने बताया कि इसकी ऑटो इम्यून डिजीज है ये, और इसकी प्रिवेंटिव भी मेडिसिन हैं और इसके अलावा स्टेरॉइड्स हैं। तो जब ये इतने लंबे समय तक इसकी दवाइयां चलती हैं तो क्या ये उसके बाद क्योर हो जाती है, या ये ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है? कंट्रोलेबल है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज टाइप में ये जैसे आपको कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम क्योर कर लेते हैं। जैसे मलेरिया हुआ, आपको ट्यूबरकुलोसिस हुई, आपने कुछ दिन दवाई खाई, कुछ महीने दवाई खाई और वो ठीक हो गया, भूल गए। ये नहीं है, ये कंट्रोलेबल है। आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयां चलती हैं और उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और हम उन कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करते हैं। इसमें 2-3 इश्यूज जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि ये जो सिम्टम्स हैं एमएस के, वो गर्मी में बहुत बढ़ते हैं। एकदम अगर गर्मी में आप गर्म पानी से भी नहाकर आते हैं या बहुत तेज गर्मी में बाहर जाते हैं तो सिम्टम्स जो हैं, जिसको हम ऊतो फिनोमेना बोलते हैं, वो एकदम बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण है बताने के लिए कि ये एमएस है और आपके गर्मी में सिम्टम्स जो है वर्सन हो गए। तो ऐसी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ट्रिगर हो जाता है, ट्रिगर्स हैं जिसको हम बताते हैं कि इसको अवॉइड करें या इसको चीजों से बचें। जी, हमें एक मैसेज लिखकर भेजा है बिजनौर से दिव्यांशु यादव ने। इन्होंने लिखा है कि अगर व्यक्ति को डिप्रेशन है तो क्या वो भी इस बीमारी में आता है, और क्या ये बीमारी आनुवंशिक है? ये 2 इनके प्रश्न हैं। डिप्रेशन की वजह से एमएस है ऐसा नहीं है, एमएस की वजह से डिप्रेशन है। अच्छा, ये सिम्टम हो सकता है एमएस में। हाँ। पहले एमएस होगा फिर उसके बाद डिप्रेशन हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि डिप्रेशन किसी को हो गई और फिर एमएस हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, एमएस की एक कॉम्प्लिकेशन है। एक किसी को इतनी लंबी बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है जिसके साथ अंगों में चलने की, बैलेंस की, देखने की प्रॉब्लम हो सकती है, तो नेचुरल डिप्रेशन भी होगा, साथ में हो भी सकता है। तो उसके लिए भी दवाइयां देते हैं। जहां तक आनुवांशिक का प्रश्न है तो ये बहुत कम ऐसा है कि एक अगर पेरेंट्स को है तो उसके बच्चे को भी एमएस होगी, ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है, और ना ही हम जांच कर सकते हैं और ना ही हम बता सकते हैं कि अगर एक मरीज को एमएस है तो उसके आगे वाली प्रोजनी, मतलब ऐसे हेरिडिटरी या जेनेटिक ऐसा बहुत एस्टैब्लिश नहीं है। अच्छा। और ना ही कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई सोचने की बात है कि अगर किसी पेशेंट को एमएस है तो आगे वाली जनरेशन को भी एमएस होगा। आनुवांशिक चल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इसके लिए, और इसी पे फोकस करना चाहिए। जी। तो हम अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन लौट कर आएंगे तो जरूर डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि क्या एक एमएस का पेशेंट नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, नॉर्मल मैरिज कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है। ये सारी बातें भी हम जानना चाहेंगे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न आ रहा है एमएस के बारे में, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन नंबर्स हैं 23421080, 23421082। व्हाट्सएप के माध्यम से हमें लिखकर भेजना चाहते हैं तो 9868107070 पर आप लिख सकते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज के रेडियो डॉक्टर्स डॉक्टर आर.के. धमीजा और डॉक्टर एस.के. महेश्वरी। और आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस पर, और खास तौर पर आज हम इसकी बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि आज ये विशेष दिवस भी है और इस पर जानकारी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, हमारी एक लिसनर हैं ऐशानी, दिल्ली में रहती हैं। इन्होंने लिखा है कि आर देयर एनी लाइफस्टाइल चेंजेस दैट कैन हेल्प मैनेज स्क्लेरोसिस सिंड्रोम्स या उसके सिम्टम्स? डॉक्टर महेश्वरी, आप बताएं प्लीज। देखिए, अगर हम अपने लाइफ स्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करें पेशेंट, तो वो अपने जो बीमारी को है आसानी से मैनेज कर सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है शरीर, जो दैनिक कार्यक्रम है, उसके जो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, उसके अंदर वो बैलेंस बना के रखे और अपने जो काम करने हैं, जो इम्पोर्टेंट काम है उनको पहले करे और जो लेस इम्पोर्टेंट काम है उसको बाद में करे। इसके पीछे कारण ये है कि इस बीमारी का एक इम्पोर्टेंट लक्षण है थकान आ जाना। तो मरीज उतना ही काम करे कि उसको थकान आने से पहले ही उसको रेस्ट करना है, तो ज्यादा काम ना करे। दूसरा ये कि नियमित एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज भी हैवी नहीं होनी चाहिए और उतनी ही करे कि उससे थकान ना आए। बीच बीच में वो आराम करे, कसरत के बीच में वो आराम करे। किस तरह की वो एक्सरसाइज कर सकता है, उसके अंदर आती है एरोबिक्स एक्सरसाइज करे, वो योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये भी काफी यूजफुल है। और अपनी एक्टिविटी को बनाए रखे। वॉकिंग एक बहुत अच्छी है कि वो डेली वॉक करे, लेकिन एक्सरसाइज में फिर बहुत इंपॉर्टेंटली ये एम्फसाइज करूंगा कि एक्सरसाइज उतनी ही करे, थकान को ना आने दे और एक्सरसाइज के बीच में वो आराम जरूर करे। जी, तो आपने इस बात पे स्ट्रेस किया कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन जितनी उसकी बॉडी ले सके, अपनी जो बॉडी के हिसाब से आप देखें, ये नहीं कि आप ओवर एक्सेसिव कर दें। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम हर कार्यक्रम में बोलते हैं कि जो हम खाते हैं, जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उसकी बहुत वैल्यू है हमारी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी तरह से हमारे एक प्रश्न आया है, यशपाल जी ने लिखा है द्वारका दिल्ली से, कि क्या विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन ये भी महत्वपूर्ण है एमएस के लिए, क्योर के लिए? डॉक्टर धमीजा, आप बताएं। देखिए, कई कारण हैं जो हम पॉसिबली सोचते हैं कि एमएस के रीजन हो सकते हैं। अभी तक कोई डेफिनेट कारण नहीं मिला है। उन कारणों में से एक कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी को भी माना गया है, हालांकि पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं है। तो विटामिन लेना या बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल एमएस के लिए बट अदरवाइज ऑल्सो ब्रेन हेल्थ के लिए। आपको ज़्यादा फ्रूट्स लेने चाहिए, फ्रूट्स एंड सैलेड बढ़ानी चाहिए। आपको पूर्णतया जो है फिजिकल फिटनेस और कॉग्निटिव फिटनेस दोनों पे ध्यान देना चाहिए। तो डाइट का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, जैसे स्लीप का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि आपकी स्लीप भी 6 से 8 घंटे रिफ्रेशिंग स्लीप होनी चाहिए। आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट एमएस का और स्मोकिंग का रिलेशन माना गया है कि स्मोकर्स में एमएस ज़्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों से बचा जाए। ये एक जो जोखिम कारक हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इनसे एमएस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, ब्रेन हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सेहत के लिए, आपके उसके लिए। इनमें से एक कारण ऐसा भी है कि जिसकी हम वायरस इन्फेक्शंस बोलते हैं, ईबी वायरस भी माना गया है कि उसकी वजह से भी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और ये सब जो है चीज़ें देखी गई हैं कि अगर आप महिला हैं, 20 से 40 वर्ष के बीच में हैं और ये आपको सिम्टम्स हैं कि आपकी रोशनी चली गई, एक आँख की दर्द के साथ, आंखों के साथ दर्द है, या आपकी सुन्न हो गया शरीर, या वीकनेस हो गई, या आपको चलने में बैलेंस में प्रॉब्लम आ गई, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन करके आप जो है न्यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं, स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अपने आप आपका इलाज ना करें कि ये खुद को अपने सेल्फ मेडिकेशन करने लगें। तो इन चीज़ों से इम्पॉर्टेंट है कि आप जांच कराएं, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। जांच कराने के बाद एक लॉन्ग टर्म प्लान बनती है और बीमारी जो है धीरे धीरे बढ़ भी सकती है। तो इसलिए ये एक लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ हम एक बोलते हैं EDSS जो स्केल है, जो ये हमें बताती है कि मरीज को कितनी सीवियर बीमारी है। तो जब भी आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपकी एक असेसमेंट करता है, जांच करता है और एक स्टेज बताता है कि आपकी बीमारी अभी स्टेज पर पहुंची है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर की राय से ही आगे चलें। ये बीमारी के साथ लोग पूर्णतया नॉर्मल जीवन जीते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई कैंसर है या ऐसी बीमारी है। लॉन्ग टर्म बीमारी जरूर है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल बीमारी जरूर है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके साथ साथ लाइफ जो है व्यतीत करते हैं। हालांकि धीरे धीरे जो बीमारी भी बढ़ती है और
कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं। जी, तो एक बहुत पॉजिटिव बात आपने डॉक्टर साहब बोली कि ऐसा नहीं है इसकी बीमारी है तो इससे आप डर जाएं या हार जाएं। एक पॉजिटिविटी के साथ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक नॉर्मल, नियर टू नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। जैसे हमने बात की, काफी वर्षों तक आप नॉर्मल रह सकते हैं और ये उसी तरह से शादी भी कर सकते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं, वो भी नॉर्मल हो सकते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सकती है, नॉर्मल आपकी लाइफ बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ फर्क इतना है कि अगर आप यंग हैं, आपने मैरिज की है और प्रेगनेंसी प्लान की है तो डॉक्टर की सलाह से आप जो है उसी हिसाब से चलें। जैसे वो दवाइयाँ जो हैं, कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी में हम नहीं देते हैं, तो कुछ दवाइयाँ जो पॉसिबल हैं देने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, तो ये चीज़ देखी गई है। बल्कि ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी होती है उसमें वो रिमिशन में भी चले जाते हैं, उसमें अटैक भी नहीं आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी जब आप प्लान करते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से करें, गायनेकोलॉजिस्ट को भी ऑन बोर्ड रखें और न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह से ही आगे अपनी प्लान करें। जी, और अपनी संपूर्ण अपनी जो हिस्ट्री है, जो आपकी एलिमेंट्स है, उसके बारे में डॉक्टर से पूरा डिस्कस करें। एक बात और आपने बोली थी अपने, जब आप सर बोल रहे थे कि इसकी स्टेजेस भी होती है, मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ अलग अलग तरीके से टाइप्स एंड स्टेजेस भी होती हैं। कैसे टाइप्स अलग अलग हैं और स्टेजेस तो जैसे लॉन्ग टर्म बीमारी है, प्रोग्रेसिव है, बीमारी बढ़ती है, तो स्टेज 1 है, उसमें थोड़ी बीमारी है, स्टेज 2 में ज्यादा बीमारी है, स्टेज 3 में थोड़े चलने में दिक्कत या व्हील चेयर, स्टेज 4, 5 ऐसे स्टेजेस आती हैं लास्ट तक। अच्छा। लेकिन टाइप्स जो हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोगों में ये सिर्फ आंखों की रोशनी जाती है, जिसको हम CIS बोलते हैं कि क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम है, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ 15 साल तक, 20 साल तक। कुछ लोगों में RRMS, जिसने हमने डॉक्टर साहब ने बताया कि रेमिटिंग रिलैप्सिंग में MS है, उसमें आपको अटैक आया, फिर ठीक हो गए, फिर अटैक आया, फिर ठीक हो गए, फिर थोड़ी बीमारी बढ़ गई। और तीसरी जो टाइप है वो SPMS है, जो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव है, कि हर अटैक के साथ आपकी डिसेबिलिटी भी बढ़ती है। अटैक आया लेकिन पूर्ण तरह ठीक नहीं हुआ, कुछ रह गई बीमारी, फिर दूसरा अटैक आया, फिर पूर्ण तरह ठीक नहीं हुआ, कोई बीमारी और बढ़ गई, तो जिसको हम SPMS बोलते हैं। और जो लास्ट में आपको बताया वो PPMS है, तो प्राइमरी प्रोग्रेसिव है, उसमें अटैक नहीं आते, उसमें बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। अच्छा, तो ये 4 टाइप की है। जी जी जी। लेकिन जैसे एक तरह की बीमारी एक ही के अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग टाइप की हो सकती है। जैसे किसी को RRMS हुआ तो वो SPMS में कन्वर्ट भी हो जाती है यूजुअली। अच्छा। कि शुरू के 10 सालों में आपको अटैक आए, ठीक हो गए, अटैक आए, ठीक हुए, और उसके बाद 10 साल बाद फिर वो धीरे बीमारी SPS में बदल गई, आपको अटैक आया लेकिन पूर्ण तरह ठीक नहीं हुआ और वो डिसेबिलिटी बढ़ गई। तो ये भी बताइए डॉक्टर साहब, जैसे किसी को आइडेंटिफाई हो जाता है, सारे टेस्ट भी ये बता देते हैं कि हाँ MS है, तो उसको कितना फ्रीक्वेंटली डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है? ये भी एक कला है कि किसी को अगर MS है तो आपको उसको डायग्नोसिस बतानी है, कैसे बतानी है, कैसे आप उसको लेगा वो कि यस मेरे को MS होगी। क्योंकि लोग MS से डरते हैं, और डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी बीमारियां जो इससे भी भयंकर होती हैं, ये तो एक न्यूरो प्रॉब्लम है जिसका इलाज भी संभव है और प्रिवेंशन भी ज़्यादातर लोगों में हो सकती है। तो ये मॉनिटरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपको अटैक, कुछ लोगों को कई सालों तक अटैक नहीं आते, कुछ लोगों को बहुत 1 साल में भी 2-3 अटैक आ सकते हैं। तो अगर बीमारी आपको ज़्यादा अटैक आ रहे हैं तो ज़्यादा बार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो औसतन जो है, एवरेज जो है 3 महीने बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जब एडवांस बीमारी होती बढ़ती है तब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपकी यूरिन की प्रॉब्लम, आपकी स्टूल की प्रॉब्लम, आपकी अकड़न जैसे स्पास्टिसिटी है उसकी प्रॉब्लम, तो उनके लिए हम मैनेज करते हैं धीरे धीरे करके, तो वो तब आपको फ्रीक्वेंटली जाना पड़ सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि अगर इस तरह की बीमारी के लक्षण आपको लगते हैं तो पहले तो जल्द से जल्द आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर ये कंफर्म होता है कि MS है तो फिर जिस तरह से जिसके भी अंडर में आपका ट्रीटमेंट है न्यूरोलॉजिस्ट, वो जैसे जैसे आपको बताएं, आप ये ना करें कि आप उसके 3 महीने बाद बुलाया तो आप 6 महीने बाद जा रहे हैं, दवाई कम करने को बोला तो आप नहीं कर रहे हैं। लाइटली नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल, लाइटली नहीं लेना है, पर इतना भी नहीं होना है कि इसका टेंशन लेकर आप नहीं, आप नॉर्मल लोग नौकरी भी करते हैं, नॉर्मल लोग काम भी करते हैं, और शुरुआत के कुछ सालों में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है दवाई खाते रहें, और अगर अटैक आता है तो उसके लिए इलाज करें। जी जी। KD त्रिपाठी हमें रांची से लिख रहे हैं कि इनकी उम्र है 77 ईयर्स, और इन्होंने लिखा है कि MS बीमारी में क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। वैसे डॉक्टर महेश्वरी ने बताया था, सर शॉर्ट में फिर से बताएं अगर, क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने देर से ट्यून किया होगा, हो सकता है। देखिए 77 ईयर्स में MS नहीं होती है यूजुअली जो। अच्छा, ठीक है, पहली बात तो ये है, तो इनको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ऐसी इनको कोई परेशानी वाली नहीं होने वाली है। अच्छा। लेकिन जनरली एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो जो आपकी एफर्ट टॉलरेंस है, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, आप उस हिसाब से एक्सरसाइज करिए। और आप जो है एवरेज जो है हम बताते हैं कि आप 10,000 स्टेप्स
दिन में चलिए, या 30 मिनट आप जो है ब्रिस्क वॉकिंग करिए, 5 दिन हफ्ते में करिए, 150 मिनट करिए। तो ये सब चीज़ें फिजिकल फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं है कि आपको बीमारी से बचने के लिए करना है या वेट कम करना है, आपको खुद को एक्टिविटी के लिए, खुद के लिए अच्छा आपको अनुभव करने के लिए जो एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को कि फिजिकल एक्सरसाइज इज ए न्यू मेडिसिन। ये भी एक मेडिसिन है, ये सबसे अच्छी एंटी डिप्रेसेंट है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके दिमाग में, ब्रेन में अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको एंडोर्फिन्स और बोलते हैं। तो वो हैप्पी हार्मोन्स हैं। अच्छा। वो आपकी डिप्रेशन को दूर करते हैं और आपका मूड एलिवेट करते हैं। तो एक्सरसाइज ना सिर्फ केवल फिजिकल फिटनेस के लिए, लेकिन मूड एलिवेटर भी है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। आप अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं अगर आप हर रोज 30 मिनट तक ब्रिस्क वॉकिंग करके एक्सरसाइज अच्छी, चाहे वो एरोबिक्स करें या दूसरी एक्सरसाइज करें, तो ये सामान्यतः आपकी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जी जी, तो एक्सरसाइज जरूर करनी है, डॉक्टर साहब ने बोला है। तो जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं हम तो इसके साथ साथ अभी तो ब्रेन की फिटनेस की बात अभी करनी है, हम आगे करेंगे। बिल्कुल करेंगे डॉक्टर साहब। हमारे श्रोता जो है पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं, समय भाग रहा है आगे और आप हमसे प्रश्न करते रहेंगे, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी लिसनर्स को कि प्रोग्राम खत्म हो जाता है, उसके बाद भी हमें मैसेजेस और फोन कॉल्स आती रहती है। तो कृपया टाइम पे स्टिक करें, क्योंकि 4 बजे कार्यक्रम का समय समाप्त हो जाता है, डॉक्टर साहब यहाँ से चले जाते हैं, तो हम पूछ नहीं पाते हैं आपके प्रश्न। तो प्लीज अभी के अभी आप प्रश्न करिए, हमें फोन करिए 23421080 23421082 पर। हमारे एक श्रोता ने सुन लिया और फोन लाइन पर आ गए फटाफट डॉक्टर साहब। चलिए पूछ लेते हैं इनसे। हेलो, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार। जी नमस्कार चड्डा जी, स्वागत है कार्यक्रम में, आप प्रश्न कर ले। साहबान को जी मेरा सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि ये एमएस की ट्रीटमेंट सभी सरकारी हॉस्पिटलों में होती है। नंबर 2 कि कई बार लोग स्टेरॉइड का प्रयोग कर लेते हैं ताकि बीमारी कंट्रोल में आ जाए, तो ये कितनी घातक हो सकती है, कृपया बताने का कष्ट कीजिए। देखिए, ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटल जो दिल्ली के हैं और जो बड़े शहरों में हैं, सभी जगह पर एमएस की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का प्रावधान सरकार ने किया हुआ है। और न्यूरोलॉजिस्ट जहाँ पे भी हैं वो इसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, और वो इसी की उनकी ट्रेनिंग में आता है और वो बहुत अच्छे ट्रेन हैं। जहाँ तक दूसरा प्रश्न किया है तो उसका सिंपल सा आंसर है कि खुद से अपने हिसाब से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो एमएस की हो या किसी और बीमारी की हो। बीमारी के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही अपना इलाज कराएं और वही अच्छा है। और सभी के लिए एक संदेश है कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल रहती है और डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज करें, उन्हीं की परामर्श से अपना आगे मैनेजमेंट करें। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज के रेडियो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर आर.के. धमीजा, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज, और साथ ही डॉक्टर एस.के. महेश्वरी हैं जो कि इसी इंस्टीट्यूट में हैं और प्रिंसिपल हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। तो आप दोनों से ही मेरा ये प्रश्न होगा। एक मैसेज है डॉक्टर साहब, वैसे कॉल में भी हमारे लिसनर वेट कर रहे हैं, तो पहले कॉल लें कि पहले मैसेज लें? पहले कॉल ले लेते हैं जी। तो पहले कॉलर को लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। डॉक्टर साहब से जरा बात कराइएगा। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, आप बताएं। देखो, मेरा बेटा 50 साल उम्र का है। तब 6 महीने पहले वो कहने लगा, डैडी मुझे एक आंख से नजर नहीं आता। तब मजबूर लोग थे, हम किसी तरीके से गंगाराम अस्पताल ले गए इसको, आंखों वालों के पास। वहाँ उसकी रोशनी तो चली गई, कहते अटैक पड़ा था इसे, अटैक से इसकी रोशनी गई। तो हो सकता है शायद रोशनी वापस आ जाए। 6 महीने के करीब हो गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ। इसका आगे कुछ है इलाज? देखिए, आंख की रोशनी जाने के बहुत सारे कारण हैं और ये सिर्फ एमएस नहीं। उन्होंने ये कारण बताया, अटैक पड़ा था। अटैक भी कई तरह के अटैक हैं, जैसे किसी को स्ट्रोक भी हो सकता है जिसकी वजह से एक आंख की रोशनी जा सकती है। जो एमएस में अटैक होता है उसमें पूरी तरह रोशनी जो है जाने के बाद आ जाती है वापस 15 दिन, 1 महीने में, 4 हफ्ते में, और उसके साथ दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी नजर आती हैं बैलेंस की। तो मुझे ये लगता है कि अगर 50 साल की उम्र है और इनको एक आंख में रोशनी सडनली चली गई है तो हो सकता है कि इनको स्ट्रोक ना हुआ हो। तो मुझे अब उन्होंने जांच की होगी, एमआरआई किया होगा और दूसरी आंख की जांच की होगी, तो उनको देख के ही पता लग सकता है कि क्यों ऐसा हुआ कि उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। तो वो आप सारी रिपोर्ट्स लेके अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं,
और वो आपको सारी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करके आपको बताएंगे कि उसका कारण क्या है आंख की रोशनी जाने का। हमारे हॉस्पिटल में लेके आइए या किसी डॉक्टर साहब आपको एडवाइस सरकारी हॉस्पिटल है, RM राम मनोहर लोहिया है, एम्स है, इभास हॉस्पिटल है हमारा। आप जो आपको सूट करता है, जो आपके नजदीक है, कहीं पे भी ला सकते हैं। सभी हॉस्पिटल में इसके लिए सुविधा है और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे के लिए सरकार ने बहुत सारे जो है सुविधाएं दी हैं, आप उनका फायदा उठाएं और सरकारी हॉस्पिटल में आएं और जांच भी होगी। एम्स में ले जाएं इसको? बिल्कुल, एम्स में बिल्कुल लेके जाइए और वहाँ पे इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हैं। एक धन्यवाद और पूछना चाहते हैं कि कुछ उम्मीद है आने की? वो सारी चीजें देखने के बाद ही बता सकते हैं कि इनको अटैक का कारण क्या है और उनकी MRI की रिपोर्ट क्या है, और उसके बाद फिर आगे जो है उनकी दवाई भी दे सकते हैं। जहाँ पे भी आपने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया है या प्राइवेट हॉस्पिटल को दिखाया है, सभी लोग इसमें एक्सपर्ट्स हैं। और अगर आपको आगे भी इसकी जांच करानी है या दिखाना है तो किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आ जाएं, और सभी बड़े हॉस्पिटल्स में इसका इलाज संभव है। और इसकी पहले जांच होनी चाहिए, कारण ढूंढना चाहिए और फिर इलाज होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और डॉक्टर साहब, जब ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी डिजीज होती है जिसको बहुत अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करती है, जैसे आप बता रहे हैं, और कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी कम हो सकती है, उसको मैनेज करना पड़ता है। तो जिस पेशेंट के साथ ये होता है वो तो उससे डील करता ही है, पर जो केयर गिवर्स होते हैं उनको भी काफी संयम बना के रखना पड़ता है और सीखना पड़ता है कि किस तरह से वो केयर करें। तो किस तरह की केयर, आप किस तरह के टिप्स उनको देना चाहेंगे जो केयर गिवर्स इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं? श्रोतागणों, जो केयर गिवर्स है, जो परिवार के लोग उस मरीज की देखभाल कर रहे हैं, सबसे पहले बीइंग ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनके पेशेंट के साथ, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको इस बीमारी के बारे में अच्छे से पढ़ाए कि बीमारी क्या होती है, इसके क्या लक्षण है और ये कैसे आगे बढ़ेगी। ये छोटी बीमारी नहीं होती है, लंबी अवधि की बीमारी है और लगभग लंबे टाइम तक चलती है, और इसके सिम्टम्स भी अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग होते हैं। तो परिवार के लोगों का यह जानना बहुत जरूरी है कि इनके लक्षण क्या होंगे और ये कैसे आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज, ये जब कोई बीमारी घर में लंबी अवधि की बीमारी आ जाती है, जैसे कोई कैंसर है या ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो इसके अंदर परिवार के लोग मरीज की सेवा करते करते, उसकी देखभाल करते करते थक जाते हैं। उसके थकने के कारण वो शारीरिक रूप से भी थक जाते हैं और फैमिली के लोग, और मानसिक रूप से भी थक जाते हैं कि हम कब तक इसकी सेवा करें। जी। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके दोनों ही एस्पेक्ट को हम एड्रेस करें जब भी आए। तो बीच बीच में वो खुद भी काउंसलिंग ले, अपनी मेंटल हेल्थ को असेस करवाए, फिजिकल हेल्थ करे, बीच में पेशेंट से ब्रेकआउट ले। ब्रेकआउट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि घर का एक ही मेंबर उस मरीज की पूरी लंबी सेवा करेगा, उस काम को बांट ले। जैसे 3 लोग है फैमिली के अंदर, 4 लोग है, तो थोड़ा थोड़ा बांट ले। उससे क्या होगा कि जो मरीज का बर्डन है वो एक घर के सदस्य पे ना आके सब पे बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस जैसे जैसे ये मरीज बीमारी आगे बढ़ती है, तो इसके अंदर जो पेशाब की दिक्कत और लेटरिन की दिक्कत भी इसमें काफी आ जाती है, जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे। तो पेशाब की जो दिक्कत आती है उसके अंदर या तो मरीज के अंदर जो पेशाब है वो निकलता नहीं है बाहर, या फिर बिना बताए निकल जाता है। दोनों ही सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। इनकॉन्टिनेंस जैसी बात, इनकॉन्टिनेंस और रिटेंशन दोनों ही हो सकता है, और बाउल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये थोड़े से बाद के सिम्टम्स है जब बीमारी आगे बढ़ती है। तो जब घर के अंदर पेशेंट होता है तो ऐसी स्थिति में हमें उसको बाउल और ब्लैडर ट्रेनिंग, हम नर्सिंग एस्पेक्ट स्पेसिफिकली बाउल ट्रेनिंग और ब्लैडर ट्रेनिंग हम मरीज को और उसके रिश्तेदारों को दोनों को ही हम देते हैं, ताकि अगर वो मरीज ऐसे मरीज को हम ज्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियली भी महंगा पड़ता है और फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है। जी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मरीज ज्यादातर टाइम घर पे ही मैनेज करे और वो खुद इन चीजों को सीख ले। बिल्कुल, और सीखा जा सकता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ कैथेटराइजेशन। अगर पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है तो या तो मरीज सीख ले कि अपने आप को वो कैसे कैथेटराइज करे प्रॉपरली, बिकॉज अगर सही तरीके से नहीं सीखा तो वहां रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर फैमिली मेंबर सीख ले। तो ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं जिनको वो अगर अपने जीवन में शामिल कर ले मरीज या उसका रिश्तेदार, तो वो कम बर्डन के साथ अपने मरीज की देखभाल कर सकते हैं और एक सामान्य सी जिंदगी
जीने की जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर साहब बताई है, किस तरह से उसको नर्सिंग के तौर पर मैनेज किया जा सकता है घर पर, है ना। आपने बताया। एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है, आइए सुन लेते हैं इनकी समस्या। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। सर को भी नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोड़ी लोनी, जिला गाजियाबाद। जी सर, मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि आप कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है नींद ना आने की, याददाश्त खराब हो जाना जैसे कि, और वो कुछ दिन दवाई खाते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्या इसकी परमानेंट दवाई खानी पड़ती है, या मैं ये जानना चाह रहा था। डॉक्टर साहब ने बताया था, आपने कार्यक्रम शायद सुना नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा सा शॉर्ट में देखिए, रिपीट नींद कर की दीजिए। तो बहुत कारण हो सकते हैं, नींद आने के बाद खुल जाना या नींद नहीं आना। तो हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं स्लीप हाइजीन को, कि आपका एक समय जो है रेगुलर समय होना चाहिए सोने का और उठने का, और सोने के टाइम पे जो है उससे पहले आप 1 घंटा 2 घंटा पहले जो है टीवी स्क्रीन, फोन स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, टैबलेट की ये सब बंद कर देनी चाहिए, स्क्रीन टाइम कर देना चाहिए। और सोने से 3-4 घंटे पहले से आप जो है जो लिक्विड्स हैं जिसको हम चाय, कॉफ़ी और जो उत्तेजक पदार्थ बोलते हैं वो नहीं लेने चाहिए, जिससे कि आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो ठीक रहें और ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहें। और बेडरूम में सिर्फ आपका सोने का होना चाहिए, वहाँ पे टीवी चला के देखना या बैठ के लैपटॉप चला के देखना या ऐसी जो दूसरी चीज़ें वो नहीं करनी चाहिए, जैसे खाना खाना। तो बेडरूम इज़ ओनली फॉर स्लीपिंग। तो स्लीप हाइजीन इंपॉर्टेंट है, समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, और स्लीप की अच्छी क्वालिटी होना इंपॉर्टेंट है। और स्लीप से पहले अगर आप शावर लेते हैं या अच्छा आपको पॉजिटिव चीज़ लेते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या किताब पढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छा है स्लीप हाइजीन के लिए। कोशिश करें कि स्लीप की दवाई ना खानी पड़े, ये कोशिश होनी चाहिए। और ये सब इम्पॉर्टेंट है, और स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लीप के दौरान ही हमारे जो ब्रेन का जो सफाई है, रेस्टिंग है, वो स्लीप के टाइम पे ही होता है, सोने के टाइम पे ही होता है। जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होते हैं पूरे दिन में, ब्रेन उनको क्लियर करता है स्लीपिंग के दौरान। मतलब हम जब सोते हैं तो ब्रेन जागता ब्रेन है। तो एक्टिव रहता है, सफाई कर रहा होता है अपने पूरे के पूरे। हालांकि देखिए, ये छोटा सा ऑर्गन जो है पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ये 1-1.5 किलो का जो ऑर्गन है, ये सेमी सॉलिड जो है, ये सुपर कंप्यूटर से भी बढ़कर है। तो वो 24 घंटे काम करता है और उसको भी अपनी सफाई करनी पड़ती है। तो वो सफाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसको रेस्ट मिलना चाहिए, और वो स्लीप की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि जब आप उठें तो अच्छी रिफ्रेशनेस के साथ उठें, ना कि थकावट और सिर दर्द के साथ उठें। और इससे भी मापा जाता है कि अगर आप फ्रेश उठते हैं तो इसका मतलब सब ठीक है, आगे का दिन भी आपका बहुत अच्छा निकलता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, समय कम है पर कुछ मैसेजेस आए हैं, जल्दी जल्दी लेना चाहूंगी। प्रकाश चंद लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से कि क्या कोई साइड इफेक्ट होता है, मेडिसिन बहुत दिनों तक चलती है, इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? देखिए, हर दवाई का साइड इफेक्ट है, और कुछ दवाइयाँ जो हैं क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं तो हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं, प्रिवेंटिव जैसे दवाइयाँ हैं, वो नॉर्मल लंबे समय तक ली जा सकती हैं। और आजकल नई नई दवाइयाँ आई हैं जो थोड़ी बेटर हैं, सेफ हैं, और अपने डॉक्टर की सलाह से ही उसकी मॉनिटरिंग कराते रहें। जी, आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और आज हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में रहे डॉक्टर R.K. धमीजा, न्यूरोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर इभास, और डॉक्टर S.K. महेश्वरी, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग इभास। तो आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। 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 अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।